हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें जो सबसे अधिक मान्य मत था वो था लेमार्क का, डार्विन का, अल्फ्रेड रसेल का और ह्यूगो डी ब्रीच का। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो लेमार्क का होगा। लेमार्क ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में कौन सी थियरी दी थी, उन्होंने उसके बारे में क्या बताया था। तो हेडिंग क्या है, लेमार्किज्म। लेमार्क ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में पहला तर्क संगत मत दिया था। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में जो पहला तर्क संगत मत दिया था वो लेमार्क ही थे। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि लेमार्क की पुस्तक थी फिलॉसफी ज़ूलॉजी, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बताया था। लेमार्क के इस सिद्धांत को थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा गया, अर्थात लेमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागत भी कहा गया। लेमार्क ने जो सिद्धांत दिए थे वो बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। उसका पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था बड़े होने की प्रवृत्ति। इसमें लेमार्क ने ये बताया था कि मनुष्य के शरीर में और उसके अंगों में प्राकृतिक रूप से बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा उनका कॉन्सेप्ट था वातावरण का सीधा प्रभाव। इसमें लेमार्क ने बताया था कि जीवों के आचरण पर, उनके व्यवहार आदि पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य, उनका विकास प्रभावित होता है। वातावरण के प्रभाव से ही जीवों के शरीर के कुछ अंग अधिक उपयोग में आते हैं और कुछ अंग कम उपयोग में आने लगते हैं। उनका जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वो था अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव। इस कॉन्सेप्ट में लेमार्क ने ये बताया कि वातावरण के प्रभाव से ही जीवों के कुछ अंग अधिक उपयोग में आते हैं और कुछ अंग कम उपयोग करने लगते हैं, जिससे जो अंग अधिक उपयोग में आते हैं उनका विकास अधिक होता है और जिन अंगों का उपयोग कम होता है उनका विकास कम होने लगता है। उसके बाद इनका जो चौथा कॉन्सेप्ट था वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इनका ये कॉन्सेप्ट सबसे अधिक विवादास्पद रहा। इसमें उन्होंने बताया कि अंगों के अधिक या कम उपयोग के कारण जो भी परिवर्तन शरीर में होते हैं वे उपार्जित कहलाते हैं। यही उपार्जित लक्षण धीरे धीरे संतानों में पहुँचते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका समावेश होता रहता है, जिससे कि जो नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं वे अपने पूर्वजों से काफ़ी भिन्न होती हैं। लेमार्क ने अपनी थ्योरी को प्रमाणित करने के लिए अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण दिया। लेमार्क ने बताया कि जिराफ के जो पूर्वज थे उनकी गर्दन और टांगें सामान्य थीं, क्योंकि आज जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पहले हरा भरा मैदान हुआ करता था, अतः जिराफ पेड़ों की पत्तियों तक आसानी से पहुँच जाते थे। लेमार्क ये कह रहे हैं कि अफ्रीका का जो रेगिस्तान है वो पहले रेगिस्तान ना होकर एक हरा भरा मैदान हुआ करता था और वहाँ रहने वाले जिराफ अपने भोजन के लिए पेड़ों की पत्तियों को आसानी से खा सकते थे, पेड़ों की पत्तियों को आसानी से तोड़ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे वही हरा भरा मैदान रेगिस्तान बनता चला गया, जिसके कारण वहाँ सघन पेड़ पौधे नहीं रह गए और जो पेड़ बचे भी वे बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए। अब जिराफ को उन पेड़ों तक पहुँचने के लिए अपनी अगली टांगें और गर्दन को अधिक उचकाना पड़ता था, अतः जिराफ की टांगें और गर्दन का उपयोग अधिक होने लगा, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी ये वंशागत होकर जिराफ की जो वर्तमान जातियां हैं उस तरह की बन गई। इसमें लेमार्क ने ये बताया कि किस तरह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और अंगों के अधिक या कम उपयोग का भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि लेमार्क के इस थियरी का बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खंडन भी किया, इसका विरोध भी किया है, जो कि आगे बताया जाएगा। अब लेमार्क के बाद आते हैं चार्ल्स डार्विन। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो चार्ल्स डार्विन के बारे में होगा, जो कि हम कल बताएंगे।